हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू। आज मैं फिर से बिहार स्पेशल का भाग 2 लेकर गया हूँ दोस्तों। और ये लगातार पार्ट्स बिहार स्पेशल आते रहेगा दोस्तों, इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल है दोस्तों मगध साम्राज्य का उत्थान से। मगध साम्राज्य के उत्थान से पहला सवाल है दोस्तों कि प्राचीन भारत के साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। तो मगध को प्राचीन भारत का साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय दिया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि मगध राज्य की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। तो मगध राज्य की आरंभिक राजधानी जो थी दोस्तों ग्रीवज या राजगिरी, ये 3 नाम से हम लोग जानते हैं दोस्तों। राजगीर जो है दोस्तों चारों ओर पहाड़ी से घिरी हुई है दोस्तों। अगला सवाल है कि महाभारत का तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहदत्त जो थे मगध का सर्वप्रथम राजवंश था। बृहदत्त राजवंश जो जरासंध के पिता बृहदत्त से आरंभ होता है। अगला सवाल है दोस्तों कि मगध जनपद का संस्थापक कौन थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बृहदत्त तथा जरासंध जो है मगध जनपद का संस्थापक माना जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बिंबिसार जो है मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। बिंबिसार का जो शासनकाल था दोस्तों वो 544 ईस्वी पूर्व से 993 ईस्वी पूर्व तक रहा है। बिंबिसार ने हर्यक वंश का स्थापना किया था दोस्तों। अगला सवाल कि बिंबिसार एवं अजातशत्रु किस वंश के थे। तो दोस्तों बिंबिसार और अजातशत्रु जो है वो हर्यक वंश के थे। बिंबिसार को श्रेणिक तथा अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। बिंबिसार जो है महात्मा बुद्ध का मित्र था। अगला सवाल है दोस्तों कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष आरंभ हुआ था। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो दोस्तों बिंबिसार के शासनकाल में हुआ था। अगला सवाल कि बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। केसल देवी, चेलेना और खेमा तीनों से विवाह किया था दोस्तों। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध द्वारा अपनी स्थिति सुदृढ़ की। कौशल देवी कौशल की और खेमा पंजाब की तथा चेलेना वजिष्ठ की राजकुमारी थी। अगला सवाल है दोस्तों कि बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन सा राज्य जीता था। तो बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर अंग जो राज्य था अंग महाजनपद उसे जीत लिया था। अगला सवाल है कि हर्यक वंश का दूसरा शासक था। तो हर्यक वंश का दूसरा शासक अजातशत्रु था। अजातशत्रु 493 से 461 ईस्वी पूर्व तक शासन किया और उसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर सत्ता पर प्राप्ति की थी। पृथहंता के शासक किसे कहते हैं। तो हर्यक वंश को पृथहंता मतलब पिता की हत्या करके अपने गद्दी पर बैठने वाला वंश कहलाता है पृथहंता। अगला सवाल है दोस्तों कि राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना मगध के किस शासक ने की थी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाए। सॉरी दोस्तों, अजातशत्रु ने राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किया था। अगला सवाल है कि वजिष्ठ संघ के लिच्छवी को पराजित करने वाला मगध का शासक कौन था। तो अजातशत्रु ने जो थे वजिष्ठ संघ के लिच्छवी को पराजित किया था। अगला सवाल है कि अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए चर्चित नर्तकी आम्रपाली कहाँ की थी। तो आम्रपाली जो थी वो वैशाली की रहने वाली थी। अगला सवाल है कि अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ मुसल तथा महाशिला कटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। तो लिच्छवी से युद्ध के दौरान रथ मुसल और महाशिलिका कटक का प्रयोग किया था। अगला सवाल है कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व मगध साम्राज्य का उदय हुआ था। यह सवाल जो है दोस्तों बीपीएससी 42वीं बीपीएससी में पूछा गया था दोस्तों। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस शासक ने किया था। तो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयनी द्वारा कराया गया था और अजातशत्रु के बाद उदयनी मगध की गद्दी पर बैठा और उसे उदयभद्र भी कहा गया है।
अगला सवाल है, किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था? तो उदयनी ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया था। अगला शासक है, किस हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदर्शक था। अगला सवाल है, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश का सत्ता स्थापित हुआ था? तो हर्यक वंश के समाप्त होने के बाद शिशुनाग वंश की सत्ता स्थापित हुआ था। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग था। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम मगध के किस शासक ने गिरिव्रज राजगृह के अतिरिक्त वैशाली को भी अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिशुनाग ने गिरिव्रज राजगृह के बाद वैशाली को भी अपना राजधानी बनाया था। अगला सवाल है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र को पुनः राजधानी बनाया? तब से मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र ही रही। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालाशोक ने पुनः दोबारा पटना को राजधानी बनाया और हमेशा के लिए राजधानी पटना भी ही रहा मगध का। कालाशोक को काकवर्ण भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ? तो द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला सवाल है कि द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वितीय विश्व बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत आयोग समिति का जो आयोजन था वो 383 ईस्वी पूर्व हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो साब कमीर ने द्वितीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। अगला सवाल है कि नंद वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर हो जाएगा महापद नंद जो थे नंद वंश का संस्थापक था। झा एवं श्रीमाली के पुस्तक प्राचीन भारत में नंद वंश का संस्थापक महानंदिनी को बताया गया है। अगला सवाल है कि मगध के किस शासक को कली का अंश परशुराम अवतार क्षत्रियों का नाशक सर्व छत्रांक एकक्षय और एकराट कहा गया है? तो महापद्म नंद को कहा गया है। यह नंद वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। अगला सवाल है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। अगला सवाल है कि प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था और यह 483 ईस्वी पूर्व हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगीर में या गिरिव्रज में हुआ था। अगला सवाल है कि प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने किया था? तो महाकश्यप ने प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किया था। अगला सवाल है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किया गया था। तो कलिंग का विलय जो है महापद्म नंद ने किया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राज्य सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनानंद राजा जो थे वो महान सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन थे? तो धनानंद था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयनी ने पाटलिपुत्र को बसाया था। और यह सवाल जो दोस्तों 44वीं बीपीएससी में पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि मगध के शासक अजातशत्रु ने किसके आक्रमण के प्रतिरोध में गंगा और सोन के संगम पर अवस्थित पाटलिग्राम को सुरक्षित तथा किलों को सुशोभित किया जो आगे चलकर पाटलिपुत्र नगर बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैशाली के विजयों के आक्रमण से। अगला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य जो थे मौर्य साम्राज्य का संस्थापक थे। अगला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की सत्ता किसकी सहायता से प्राप्त की? इसका सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य। चाणक्य का 3 नाम था, चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से जानते हैं। अगला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 320 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई थी।
अगला सवाल है कि यूनानी दूत मेगास्थनीज किसके दरबार में पाटलिपुत्र आया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। अगला सवाल है कि मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र आगमन हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 315 ईस्वी पूर्व मेगास्थनीज पाटलिपुत्र आया था। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को भेजने वाला शासक था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्यूकस निकेटर ने भेजा था। किस शासक के शासनकाल में के समय मगध पर 12 वर्षों का भीष्म काल पड़ा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के वक्त 12 वर्षों का मगध में भीष्म काल पड़ा था। अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य जो थे चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल है कि किससे मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनानियों से मुक्ति दिलाने के कारण चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला सवाल है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है? तो इंडिका में पाटलिपुत्रा के प्रशासन का वर्णन किया गया है। इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। अगला सवाल है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश के शासक किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मौर्य वंश ने शासन किया था। और यह सवाल जो दोस्तों बीपीएससी 41वीं बीपीएससी में पूछा गया है। अगला सवाल है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। यह 47वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य। कौटिल्य का अन्य नाम जो दोस्तों चाणक्य एवं विष्णुगुप्त है। अगला सवाल है पाटलिपुत्र की शासन व्यवस्था की विस्तृत वर्णन किस विदेशी यात्री के वृत्तांत में मिलता है? तो मेगास्थनीज के वृत्तांत में पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उपरांत मौर्य साम्राज्य का शासक बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद शासक बने थे वो बिंदुसार थे। अगला सवाल है कि किस मौर्य शासक के दरबार में आजीवक भविष्यवक्ता पिंगलवत्स रहता था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार के दरबार में रहता था। पिंगलवत्स ने अशोक के बारे में भविष्यवाणी की थी कि वह महान राजा बनेगा। अगला सवाल है कि अशोक द्वारा अपने पड़ोसियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध का उल्लेख मिलता है? तो यह शिलालेख 13वें शिलालेख में यह उल्लेख मिलता है। अगला सवाल है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक के शासनकाल में हुआ था। अगला सवाल है कि तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मोगली पुत्र तिस्त ने तृतीय बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की थी। अगला सवाल हो जाएगा कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में हुआ था। अगला सवाल है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 251 ईस्वी पूर्व हुआ था। अगला सवाल है कि किस मौर्य शासक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। अगला सवाल है कि किस युद्ध में हुई भारी तबाही तथा जान माल की हानि को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उसने युद्ध नीति त्याग कर धर्म नीति की घोषणा की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कलिंग युद्ध। अगला सवाल एक अशोक का धर्म था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नैतिक आचार संहिता था। अगला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य का केंद्रीय न्यायालय कहाँ स्थित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र में स्थित था। अगला सवाल है कि अशोक ने अपने धर्म यात्रा के अंतर्गत सर्वप्रथम किस जगह की यात्रा की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोध गया की यात्रा की थी। अगला सवाल है कि अशोक ने अपने धम्म यात्रा के अंतर्गत बोध गया की यात्रा अपने राज्याभिषेक के किस वर्ष किया था? तो राज्याभिषेक होने के बाद 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा किए थे। अगला सवाल है कि अशोक के स्तंभ लेख बिहार के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपारण से प्राप्त हुए हैं। अगला सवाल है कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख नहीं है, तो रिमनीदेई जो है यह स्तंभ लेख बिहार से प्राप्त नहीं हुई है। अगला सवाल है कि अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में 5 प्रांत का उल्लेख मिलता है, जिसमें से एक
प्राची या प्राची प्रांत पूर्वी प्रदेश की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्र। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः बना हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी का बना हुआ था। अगला सवाल है कि चंद्रगुप्त मौर्य का राजप्रासाद स्थित था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुम्भलहारा पटना में स्थित था। कुम्भलहारा से 80 स्तंभों वाला मौर्यकालीन सभागार या राजमहल का अवशेष मिला है। अगला सवाल है कि किस विद्वान ने चंद्रगुप्त मौर्य के संप्रदाय के बारे में कहा कि इसकी शान शौकत का मुकाबला न तो सुसा से और न तो बेतना से कर सकते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एरियन। अगला सवाल है चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद के बारे में किसने कहा कि यह प्रसाद मानव कृति का नहीं वरन देवों द्वारा निर्मित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फाहियान ने कहा है। फाहियान एक चीनी यात्री था। अगला सवाल है किस शासक के ने गया के निकट दरबार की पहाड़ियों में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने करवाया था। ये 4 गुफा थे, सुदामा, विश्वखोपड़ी, चौपड़ तथा कर्ण। अगला सवाल है कि गया के समीप नागार्जुनी की पहाड़ियों में प्रसिद्ध गोपी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दशरथ ने करवाया था। दशरथ अशोक का पुत्र था। इसने नागार्जुनी पहाड़ियों में आजीविकों के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया था, जिसमें एक गोपी गुफा भी सम्मिलित है। अगला सवाल है कि मौर्यकालीन चामर ग्राहिणी यक्षी प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीदारगंज पटना से प्राप्त हुई है। इसे स्त्री रत्न के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि बिहार के किस स्थान में मौर्य काल में बने जैन तीर्थकारों की प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोहानीपुर पटना से प्राप्त हुई है। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्रा के नगर निर्माण का सुंदरता का वर्णन किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेगास्थनीज ने इसका वर्णन किया था। अगला सवाल है कि पाटलिपुत्रा को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाया था, मौर्य वंश के द्वारा। अगला सवाल है कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा का किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्रा में की गई थी। और ये 45वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है किसके शासनकाल में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस टॉलमी द्वितीय ने डियानिसियस नामक राजदूत को पाटलिपुत्रा भेजा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार के शासनकाल में। अगला सवाल है कि किस विद्वान के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने पॉलीब्रोथस पाटलिपुत्रक उपनाम धारण किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेबो के अनुसार। अगला सवाल है कि यूनानी दूत टिमोग्लिकस का आगमन मगध के किस शासक के दरबार में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिंदुसार के शासनकाल में आगमन हुआ था। अगला सवाल है कि केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भ्राबु स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। ये 39वीं बीपीएससी में पूछा गया सवाल है दोस्तों। अगला सवाल है कि बाबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आजीविकों ने इसका प्रयोग किया था। और यह सवाल 40वीं बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। अगला सवाल है कि अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पाटलिपुत्रा थी। अगला सवाल है कि मौर्य काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन 30 नागरिकों की सभा संचालित करती थी जो 5-5 सदस्यों की 6 समितियां की गठित थी। यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह कथन मेगास्थनीज का है। अगला सवाल है कि मौर्य प्रशासन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। यह केंद्रीकृत था, करों का बोझ अधिक था और प्रशासन तंत्र कठोर था। अगला सवाल है कि अशोक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। उसने धर्म विजय का नीति अपनाई, उसने विदेशों से संबंध स्थापित किए और उसने प्रजा हित और कल्याण का उपाय किए थे। अगला सवाल है कि देवप्रिय नाम के नाम से किस शासक ने अपने आप को संबोधित किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अशोक ने किया था।
अगला सवाल है कि धम्म महामत के कार्य क्या थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। धम्म नीति या क्रियान्वयन का, लोगों के बीच दान वितरण का और जन कल्याण का उपाय क्या? अगला सवाल है कि मौर्यकालीन प्रशासन में राजुक के कार्य थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। राजुक जो थे न्यायिक कार्य देखते थे, ग्रामीण प्रशासन देखते थे और राजस्व का विभाग देखते थे। अगला सवाल है कि मौर्यकालीन विद्वानों में किनका नाम आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौटिल्य का, पाणिनि का और उपावर्स का, तीनों का। अगला सवाल है कि मौर्यकालीन स्थापत्य के सुंदर उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र स्थित राजप्रसाद का अवशेष, दीदारगंज में की यक्षी और बाबर की गुफाएं। अगला सवाल है कि अशोक की धर्म नीति की जानकारी मिलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। द्वितीय स्तंभ लेख से, सातवें शिलालेख से और 10वें शिलालेख से प्राप्त होती है धर्म नीति के बारे में। अगला सवाल है कि अशोक के किस अभिलेख में दान और धर्म दान के अंतर को स्पष्ट किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9वें शिलालेख में। अगला सवाल है कि मौर्य साम्राज्य के पतन में कौन सा कारण शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो सकता है आर्थिक संकट। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, बिहार स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लगातार हम बिहार स्पेशल का वीडियो आप लोगों के सामने लेते आएंगे दोस्तों। और अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।